नमस्कार, सामरिक विषयों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम चर्चा करेंगे एनएससी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में, जिसकी सदस्यता पर आगामी 24 जून को सोल में होने वाली बैठक पर विचार होने वाला है। इसकी सदस्यता भारत के लिए बहुत अहम है और इसके पीछे चूंकि एक पृष्ठभूमि बन चुकी, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी भारत की सदस्यता लगभग सुनिश्चित हो चुकी है और उसके बाद अगर एनएससी में प्रवेश हो जाता है तो भारत के बहुत सारे इसकी जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी और जो भारत का अपना न्यूक्लियर पावर का कार्यक्रम है, इससे जो शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए भारत प्रयास कर रहा है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आज इसी पर हमारी बहस है कि जो इसकी सदस्यता में जो अड़चनें हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, खास करके सिर्फ एक देश से ही आ रही वो है चीन, लेकिन बाकी देशों का समर्थन है। कुछ और भी देश विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से विरोध चीन कर रहा है। और एक समस्या ये है कि जो देश हैं वो सभी देश मतैक्य के साथ काम करते हैं, यूनानिमिटी के साथ काम करते हैं, इसलिए एक भी देश उसमें वीटो करके अड़ंगा खड़ा कर सकता है। तो आज हम इस पर बहस करेंगे कि भारत की राह जो है डगर कितनी कठिन है या आसान है। इस बहस में शामिल हैं दिलीप सिन्हा, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ प्रोफेसर एमपी श्रीवास्तव हैं, जो भौतिक शास्त्र के आचार्य दिल्ली विश्वविद्यालय में रह चुके हैं, हमारे साथ केपी मिश्र हैं, जो एक्सपर्ट है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और विवेकानंद फाउंडेशन में भी सीनियर फेलो हैं, और बेंगलुरु से हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले दिलीप सिन्हा जी, आप बताएं कि ये बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि भारत को मिल जाना चाहिए, भारत को मिल जाना चाहिए, लेकिन इसको क्या मानते हैं? हमारी सफलता रही या कोई और परेशानी रही कि 2006 से भी लगातार, जब से सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुआ, तब से वहाँ के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं, 2010 में ओबामा आए थे तब उन्होंने कहा था नवंबर 2010 में, एक महीना बाद फिर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति सार्कोजी आ गए, उन्होंने भी कहा कि ये जो है सो होना चाहिए। लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग देश कहते रहे, लेकिन अभी तक जो है ये बात बन नहीं पाई है। कैसे इसको आप देखते हैं? हाँ, जैसा आपने कहा सुधांशु जी कि ये जो समूह है इसमें मतैक्य से निर्णय होते हैं, इसलिए जितने सदस्य हैं, इसके 48 सदस्य हैं, जब तक वो सारे के सारे सहमत नहीं होते हैं तब तक सदस्यता नहीं मिल सकती। ये देखिए, बड़ी 7 से शुरू हुआ, हाँ, बढ़ते बढ़ते 48, वो तो खुद पहुंच गए, हाँ, दूसरों को रोक रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि एनएसजी से हमें वेवर मिल चुका है, एक जो 2008 में हमें मिल चुका है। तो हमारे जो परमाणु जो 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 कार्यक्रम जो हमारा है ऊर्जा उत्पादन का, वो जारी है। अब हम यूरेनियम खरीद सकते हैं विदेश से, लेकिन सदस्यता हो जाने से हमारी स्थिति थोड़ी और मजबूत हो जाएगी, थोड़ी और स्थिर हो जाएगी, इसलिए हमें ये कोशिश जारी रखनी चाहिए। एक बात बताएं, चूंकि थोड़ा उससे विवाद ज़्यादा हो जाएगा, कि अभी एक जो वक्तव्य आ गया है पूर्व विदेश सचिव एम.के. राजकोत्रा का कि ये 1960 के दशक में ही हो जाता है, कैनेडी जो थे वो सब कुछ देने को तैयार बैठे हुए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। अगर उसी समय वो टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई होती तो बहुत लोग तो ये कहते हैं कि आज जो समस्या हम झेल रहे हैं वो समस्या सामने हमारे नहीं आती, चीन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि भारत बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता। उस पर कोई प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल नीति का है। टेक्नोलॉजी हमारे पास लगभग हमेशा से थी, क्योंकि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम विश्व में सबसे अग्रणी देशों में रहे हैं, लेकिन हमारी नीति, कम से कम नेहरू की नीति तो बिल्कुल दृढ़ थी कि वो परमाणु निरस्त्रीकरण विश्वास करते थे। उनकी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ था ये कि परमाणु निरस्त्रीकरण होना चाहिए, और उन्होंने अपने सारा जीवन का जो वर्ष उस पे जो परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पे हस्ताक्षर भारत ने क्यों नहीं किया? देखिए, वो संधि जो थी वो बाद में आई। नहीं, ठीक नहीं, नेहरू की बात नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार की बात कह रहे हैं। वो पक्षपात की नीति थी। जो हमारी नीति थी, जो हमने 1950 के दशक में शुरू किया था, वो था कि निरस्त्रीकरण चाहिए संपूर्ण रूप से, सबको होना चाहिए, सबका होना चाहिए, पांच बड़े देश मिल करके सारे सबका होना चाहिए। ये तो 1977-67 में जाकर जब ये एनपीटी बना तो उस समय पक्षपात की नीति बन गई कि जिन्होंने बम बना लिए उनके पास रहेगा बम, और जिनके पास नहीं है वो बम नहीं रखे। तो इसका विरोध हमने किया, इसलिए हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया अभी तक, और न करेंगे हम उस पर। हाँ, आप मिश्रा जी आप बताएं कि ये जो कह रहे थे पक्षपात वाली बात, हाँ, बिल्कुल सही है कि एक ग्रुप एलिट जो है
अभिजनों का एक क्लब बना हुआ है। वो कहते हैं हमारे पास तो सारी सुविधा होनी चाहिए, सारी ताकत होनी चाहिए, हम जो चाहे करें, लेकिन दूसरे देशों को, जब इतना बड़ा विश्व है और अब पहले वाली स्थिति नहीं है, अब राजनीतिक सामरिक स्थितियां, सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ देशों का जो डंडा चल रहा है और उसमें बाकी देश कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? आपका पहला जो प्रश्न था कि नेहरू के टाइम पे जब कनाडा ने इसको पूरे भारत को देना चाहते थे, मैं तो ये बताता हूं कि उस टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हमारा विश्व में था, शायद उसको सोच करके नेहरू ने नॉनआइलैंड मूवमेंट के लिए गए होंगे, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देना शायद गलत था। नंबर वन, पहले बात तो है कि वो बात कितनी सही है, कितनी विश्वसनीय है जो एम.के. राजपुत्रा ने कही है, लेकिन अगर सही है तो, लेकिन मैं ये बताता हूं, अभी जो हमारा जो एनएसजी का हेडक्वार्टर जो वियना में है, अब उसमें 48 मेंबर उसमें बैठे हुए हैं। अब 48 मेंबर में जो अपना रणनीति तैयार करने बैठे हुए, तो हम तो आगे, बाकी जो है उनको लेने के लिए अगर कोई भी एक कंट्री उसके खिलाफ में जाए तो वो एंट्री नहीं कर सकता है। अब इंडिया जो है कम से कम 2006 से, ये कम से कम काफी सालों से इंडिया फाइट कर रहा है एनएसजी में मेंबरशिप लेने के लिए, लेकिन अब देखिए आज तक पर्टिकुलरली देखिए यूएसए तो मिस्टर केरी का स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने तो क्लियरली बता दिया है एनएसजी का सभी मेंबर्स को कि आप ओपनली, केरी ने तो पत्र भी लिखा है, बकायदा पत्र लिख करके बताया है। लेकिन उसके साथ मैं ये बताना, तो मैं ओनली चाइना का खिलाफ नहीं बता रहा हूं, 6 कंट्री है आपका, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, साउथ अफ्रीका है। अब ये 6 कंट्री जो है उन्होंने तय लिया है कि इंडिया के खिलाफ में जाएंगे। आप सरताज अजीज को देख लीजिए, सरताज अजीज का जो लास्ट स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान ने चाइना को बता करके इंडिया को एनएसजी में एंट्री करने के लिए ब्लॉकेड किया हुआ है, लेकिन उनका नीति अलग होगा ही होगा, क्योंकि हमारा साउथ एशिया में पाकिस्तान की नीति तो सब लोग जानते हैं, उसने भी एनएसजी में आवेदन इसीलिए किया है कि भारत के प्रवेश को रोका जाए। लेकिन चाइना का जो पॉलिसी है, जिसकी वजह से चाइना अभी बोल रहा है कि आपने, इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन नहीं किया है, इसलिए वो इसके लिए सहमत नहीं होता है कि उसमें बहुत सारे देश जिन्होंने नहीं किया है, बहुत सारे नहीं किया, उनको उसमें प्रवेश मिला है। इनको पता है कि साउथ एशिया, और दूसरा जो कारण बता रहा है चाइना कि साउथ एशिया में जो है न्यूक्लियर रेस को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों न्यूक्लियर कंट्री है उसके बीच में न्यूक्लियर आर्म्स रेस होगा, जिसको बैलेंस रखने के लिए चाइना चाहता है कि इंडिया उसमें प्रवेश न करे। लेकिन क्लियरली हम बता रहे थे, अगर इंडिया एनएसजी के अंदर गया, मेंबरशिप लिया, अभी सियोल में 26 जून को मीटिंग होने वाला है, और मोदी जी जितने कोशिश किया, अभी मेक्सिको देख लीजिए, मेक्सिको गया, मेक्सिको ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट किया है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। स्विट्जरलैंड ने पहले नहीं किया था, फिर किया, स्विट्जरलैंड ऑलरेडी कर चुका है। तो हमारा सिर्फ चाइना अभी डबल माइंड में है, डबल गेम खेल रहा है, लेकिन अगर हम चाइना को विन कर जाएंगे इसमें, शायद बाकी 5 कंट्री तो शायद हमें सपोर्ट कर जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो सोचता है चाइना कि यहां पर आर्म्स रेस साउथ एशिया में और एशिया पैसिफिक में इसके कारण बढ़ जाएगा, इसमें मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए हम उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपना इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस समय अमेरिका के साथ समझौता हुआ उसमें बाजाबता लिखित आश्वासन भारत ने दिया है कि हम कोई भी प्रौद्योगिकी जो है या कोई भी वस्तु जो है या संयंत्र है उसका हम निर्यात नहीं करेंगे, किसी देश को हम इस तरह से हम उसको साझा नहीं करेंगे। ये तो एक रिटन अंडरटेकिंग दिया गया है और उसके बाद ही वो जो है समझौते पे दस्तखत हुए। ठीक है, उसके ऊपर तो कायम रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम है जो न्यूक्लियर बैलेंस साउथ एशिया में कायम रहेगा, जो इंडो पाकिस्तान वार में जो सोचते हैं कि मोस्टली ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कंट्री, जब इसमें इंडिया पाकिस्तान जो है दोनों न्यूक्लियर पावर है और उसमें आर्म्स रेस बढ़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो बैलेंस होगा ये इंडिया के फेवर में। श्रीवास्तव साहब ये बताइए कि हमारे पास जो मतलब
आणविक संयंत्र हैं, जो हम आणविक ऊर्जा की बात करते हैं, उसमें भारत कितना आत्मनिर्भर है और बाहर की मदद की किस हद तक ज़रूरत है? क्योंकि बार बार जब कुछ लोग विरोध करते हैं, इसका भी न्यूक्लियर प्लांट ऐसे है, खतरा है, उसमें कहा था मनमोहन सिंह ने कि ऊर्जा तो सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, लेकिन विरोध लोग करते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि ये जो विश्व में जो एटॉमिक एनर्जी निकाली जा रही है वो 65% फ्रांस निकाल रही है और यहाँ 4% ही है। तो ये तो इम्बैलेंस चल रहा है। उस इम्बैलेंस के लिए तो हम खुद जिम्मेदार हैं ना। उस नहीं, इम्बैलेंस हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हमने जब एक्सप्लोजन किए तो फिर उनके सैंक्शंस लग गए एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, और वो सैंक्शंस जो थे वो इफेक्ट किए कि उनको खुद से ही डेवलप किया NSC तो बना ही 75 में हमारे पोखरण विस्फोट के बाद, उसके बाद तो बना ही वो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो इसके रिस्ट्रिक्शंस लगे कि सारी चीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो टेक्नोलॉजी खुद से ही डेवलप करनी थी पहले। जब टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप करनी है तो छोटे रिएक्टर्स तो बने हुए हैं, और नरोरा प्लांट और ये सब प्लांट्स राजस्थान के RF ये सब बने हैं, लेकिन वो भी पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो जनरेटर्स हैं वो बहुत सारे जो हैं ऐसे कंट्री के रद्दी वाले दे दिए गए हैं जो नहीं चल रहे हैं। तो दे दिया गया और हमने ले लिया उसको, और ले लिया है, क्योंकि आप उसके अम्ब्रेला में थे। अब जो है परिस्थिति डिफरेंट है। अब परिस्थिति ये है कि ग्लोबल पावर कौन होगा। जब रशिया और अमेरिका 2 सुपर पावर थे तो उस समय तक तो ये चीज़ डिफरेंट रही, और उसके बाद रशियन एड तो आपको मिल रहा था, तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप डेवलप कर रहे थे और उसी की वजह से आपने डेवलप किया। लेकिन बाद में जब रशिया टूट गया, USSR सोवियत यूनियन जो होती थी पहले वो टूट गई, तो टूटने से क्या हुआ कि उनका बर्लिन वॉल टूटा। उसके बाद ये हिस्टोरिकल चीज़ों पे जाइए तो टाइम के हिसाब से इस समय तो बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। अगर उस समय नेहरू के टाइम को हम देखें उस समय तो खैर NSC था ही नहीं ना, उस समय तो था ही नहीं। उस समय चाइना वाज नेवर ए पावर अर्लियर आल्सो। 88 में मैं जब गया, 88 में जब मैं गया, 88 में जब मैं गया तेमे स्क्वायर पे वहाँ पर वो किया था चाइना में, बीजिंग में, और उस समय वहाँ की जो जनता थी वो इतनी ज़्यादा दुखी दिखती थी। मैं जून में ये हुआ था और मैं अक्टूबर। ये तो खैर आपकी सारी जो बातें हैं वो बहुत लोग समय की बात जो है इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व में कौन सुपर पावर होवे। अच्छा दिलीप जी, एक और चाइना का जो अपोजिशन, ये अमेरिका के साथ जो हमारा आणविक समझौता हुआ, ये कहते हैं ये सिर्फ जो है इसके लिए नहीं था कि हमको संयंत्र मिल जाए और टेक्नोलॉजी मिल जाए। कहते हैं कि जो 1974 में प्रतिबंध लगा, एक तरह से बिल्कुल एक तरफ भारत को किनारे कर दिया गया, उसको ख़त्म करना भी था, वो भी था, और उसके पीछे अमेरिका का अपना भी स्वार्थ था कि हमको एशिया में भारत को वो शायद मजबूत करना चाहते होंगे चीन के खिलाफ या और किसी के खिलाफ, एक वो भी नीति थी। तो अमेरिका के सारे प्रयास के बावजूद जो है इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, अमेरिका कोशिश तो कर रहा है। अब जो देश विरोध कर रहे हैं, अगर यदि उनकी नीतियों का हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कुछ देश ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि उन्होंने तो हस्ताक्षर कर दिया NPT पे, और वो देख रहे हैं कि उन्होंने तो दबाव में आकर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन भारत बिना हस्ताक्षर किए कैसे आ जाए NSG में। तो एक वो थोड़ी लेकिन ये सवाल क्यों नहीं उठता है कि NPT पे जो 5 देशों का कब्जा है उसको खत्म किया जाए? ये पूरी दुनिया में आवाज क्यों नहीं उठती है? आवाज नहीं उठती है क्योंकि अब उन्होंने साइन कर दिया NPT कर दिया तो बहुत सारी बातें होती हैं, उसको कह सकते हैं कि इसको रिवाइज करो, इसको बदलो, इसमें संशोधन की जरूरत है। एक समय परिस्थिति थी, हमने कर दिया, हम कमजोर थे, हमसे भूल हो गई। हाँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि NPT का भी रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें नहीं बोल पाए थे ये लोग, बल्कि उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया लेकर। तो इसीलिए उनके मन में ईर्ष्या की भावना आती है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े हो सकें इसके विरुद्ध। लेकिन भारत खड़ा हुआ, भारत खड़ा होने के बावजूद भारत को अब वेवर मिल गया NSG से, तो ये ईर्ष्या की भावना थोड़ी बहुत उनमें आती है। लेकिन 48 देश हो गए, छोटे छोटे देश इसमें आ चुके हैं, ऐसा नहीं। भारत तो बहुत बड़ा देश, भारत का स्थान तो ऐसा नहीं, विश्व में काफी बहुत सारे देशों से बहुत ऊपर है भारत। लेकिन सवाल छोटे देश का नहीं है, सवाल है कि भारत जैसा बड़ा देश यदि बिना NPT पे साइन किए NSG का सदस्य बन जाता है
तो छोटे देश बोलते हैं कि हमसे फिर क्यों साइन कराया गया, नहीं, हमने मुख्य कौन सी मुद्दा गलती तो की वही थी? है ना, मुख्य वही सैद्धांतिक बात जो आप कह रहे थे कि भारत ने जो नहीं किया मतलब निरस्त्रीकरण पे, इसलिए कि वो वही है एक एलिट ग्रुप बना हुआ था, नहीं किया। वो एक सही बात है, एक सिद्धांत की बात है और इसी के तहत नहीं किया, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है। हाँ, वो नहीं बन पाया क्योंकि भारत की जो नीति थी हम उसमें अलग थलग पड़ गए थोड़ा, क्योंकि बाकी देशों ने जाकर साइन कर दिया एनपीटी को, जबकि बहुत देशों ने बहुत साल तक विरोध भी किया था उसका। फ्रांस ने ही बहुत साल बाद जाकर एनपीटी साइन किया था। तो सारे के सारे उसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे ये जो परमाणु प्रसार की जो रजीम है ये धीरे धीरे मजबूत होता गया और कड़ाई बढ़ती गई। तो पहले काम चल जाता था भारत का, बाद में फिर इतनी कड़ाई हो गई कि हम यूरेनियम खरीद नहीं पा रहे थे कहीं से। और चीन भी देख रहा है कि यदि भारत को प्रवेश दे दिया जाता है एनएसजी में और पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो चीन पाकिस्तान की सहायता नहीं कर पाएगा। अभी तक उसने थोड़ी बहुत मदद कर दी है पाकिस्तान की। अभी तो पाकिस्तान की वही एक मदद कर ही रहा है, वही एक बड़ा देश वही है और कोई नहीं कर रहा है। अब उसमें परेशानी हो रही है उसे, इसलिए चाहता है कि वो पाकिस्तान को भी किस तरीके से इसमें शामिल कर लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। उसने बाकी जिन देशों को उसने निर्यात किया ये भी लोगों को पता है, ये सार्वजनिक है, ऐसा कोई बात नहीं कि छिपी हुई बात है, लोगों को पता नहीं है, सारे देशों को पता है। पाकिस्तान की मदद करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। मिश्रा जी आप बताएं थोड़ा, हमारे दर्शकों को थोड़ा इसकी भी जानकारी कि ये कई तरह के कहते हैं ये रेजिम वो रेजिम, चार जो मुख्य माने जाते हैं, वॉसेनेर अरेंजमेंट या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एनएसजी है और एमटीसीआर है, ये इसकी क्या जरूरत पड़ी? चार से हम जो है इसके प्रसार को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए क्यों इसकी जरूरत पड़ी? एमटीसीआर का बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। अब उनका जो है वो ग्रुप जो है मैं बताना चाहता हूं, वो भी अपने आप को, क्योंकि उनको ये जो ग्रुप बना है तो उन्होंने बताया कि एनएसजी में जो है और एनपीटी का जो पहले बना था उसमें पांच देश तो थे, वो अपना बलबूते पर उसको बनाए। एमटीसीआर में ऑस्ट्रेलिया जो है अपना जो न्यूक्लियर पावर उन्होंने काफी एडवांस किए थे, तो उन्होंने पैरेलल उन्होंने एमटीसीआर बनाए ताकि वो अपना ग्रुप बना करके वो निरस्त्रीकरण के लिए वो चाहते हैं कि तो ये थी फिर विश्व मंच की बात। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र है, एक विश्व मंच है, और उसके बाद कुछ देश मिलकर के अपना ग्रुप बना लें और वो पूरे विश्व पे हावी हो जाएं, तो फिर तो हम भी कर सकते थे ऐसा। ये बिल्कुल ये पावर गेम है और कुछ नहीं है। अब एनएससी का अभी जो आप देख लीजिए, ये भी पावर गेम चल रहा है। चाइना को देख ले, चाइना एनएसजी का बनने के बाद भी अब जब पता है आयरलैंड वहां पर मेंबर है, ऑस्ट्रिया मेंबर है, तो क्या भारत उसमें मेंबर नहीं हो सकता है? तो क्या वजह है जिसके लिए चाइना हमको अपोज कर रहा है? चाइना का अपना नीति अलग है कि साउथ एशिया में उसका जो इफेक्ट है, उसका जो परमाणु नीति है, परमाणु ऊर्जा जितना उसके पास है, अब उसको पाकिस्तान को मदद करने में मुश्किल पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसका जो रेस इंडिया के साथ चल रहा है, इंडिया अगर चाइना का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसमें? चाइना का विरोध जितना होना चाहिए, उसने तो जो है मसूद अजहर वाले मामले पर भी उसने वीटो कर दिया, और हम जो है सो डॉल्किन ईसा को डिपेंड करता है, क्योंकि मसूद अजहर सिर्फ अकेला नहीं है। अभी आप देखिए मसूद अजहर जो पार्टी पठानकोट अटैक के जो मेन पर्सन था, हाँ। वो ऑलरेडी जा चुका है अफगानिस्तान को। अभी तो पाकिस्तान। ये मैं बताना चाहता हूं कि चाइना पाकिस्तान को आउट ऑफ द वे मदद करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि साउथ एशिया में इंडिया न्यूक्लियर पावर बने। वो तो उसका समक्ष में बने। ये तो रेस चलता रहता है। हम इस कारण से नहीं बढ़ेंगे आगे कि कोई चाहता है, इसलिए हमको बढ़ना है, सारे विरोधों के बावजूद हम बढ़ेंगे। इसी काम के लिए मैं बिल्कुल मोदी जी को सैल्यूट देता हूं, जिनका लास्ट विजिट जो हुआ यूएसए और मेक्सिको का, जिस तरीके से मिस्टर ओबामा और मिस्टर केरी अभी टोटल सपोर्ट दिए एनएसजी में इनको, इंडिया को, प्लस मेक्सिको जिस तरीके से अभी इंडिया को मदद किया, शायद चाइना उसमें डरा हुआ है। और एक ही कंट्री है। बताएं कि ये बात जैसे अभी राजकोत्रा ने कही, एक बात कही कि उसी समय हो जाता, वो भी बात आती है कि भारत को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद जो है वो, उसका राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य बनाने की बात थी, वो भी चीन के पक्ष में हमारी तत्कालीन सरकार ने जो है उसको छोड़ दिया। तो कई लगता है ऐतिहासिक भूलें भी हुई हैं और शायद उसी का खामियाजा भारत भुगत रहा है। हाँ, उस समय नेहरू की नीति थी, नेहरू ने कहा था कि हम सुरक्षा परिषद का सदस्य न बने, इसके पीछे कौन सा तर्क हो सकता है? अब उसके पीछे यही था कि हम पावर पॉलिटिक्स में शामिल होना नहीं चाहते हैं,
कि हम चाहते हैं कि हम एक नॉन अलाइंड देश रहें। नहीं, आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर तो हैं। हाँ। अगर आप मेंबर हैं तो उसी की संस्था है आपकी सुरक्षा परिषद। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उस मामले में नेहरू की नीति में एक आंतरिक विरोधाभास था कि एक और तो हम नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे थे सुरक्षा परिषद के, नेहरू के समय में बने थे हम, लेकिन परमानेंट मेंबर बनने पर हमें विरोध था। तो इसमें एक विरोधाभास है, लेकिन परमाणु निरस्त्रीकरण में मेरे ख्याल से कोई विरोधाभास नहीं। नेता की, एक स्टेट्समैन की दूरदृष्टि होती है कि विश्व जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जो पावर गेम तो ऐसा नहीं कि 1950 में शुरू, उसके पहले से भी चल रहा था। विश्व युद्ध हुए, दो विश्व युद्ध हो चुके थे। इसलिए पावर गेम जब चल ही रहा था तो विश्व किस दिशा में बढ़ रहा है ये तो हमारे नेताओं को समझना चाहिए था कि किस दिशा में, और हमको उसकी जरूरत होगी। फिर कश्मीर का मुद्दा भी आप लेकर के गए थे, जो आज तक कहा जा रहा है कि आपको लेके जाना चाहिए था सुरक्षा परिषद में या नहीं लेके जाना चाहिए था, आज तक वो बात चल रही है। हाँ, वही मैंने कहा कि उसमें एक थोड़ा सा विरोधाभास आता है कि एक और तो हम उस मुद्दा लेके जाते हैं वहां पर कि इस मुद्दे का हल करो, और दूसरी तरफ हम उसको कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में हमारा विश्वास नहीं है। अच्छा, फिर हम जरा सा दूसरी बात, वही ऊर्जा के ऊपर श्रीवास्तव साहब आपकी बात हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, हम विश्व से कितनी मदद मिल पाती है नहीं पर, भारत की अपनी क्या ताकत है इसको न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में बढ़ने में, हम स्वतः जो है अपने बलबूते पे क्या कर सकते हैं? नहीं, बहुत देखिए, पावर की तरफ तो पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। पहले तो समझिए कि जो टेक्नोलॉजी है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी है, वही काफ़ी बहुत वो गंभीर सी है, क्योंकि इनरिचमेंट प्लांट चाहिए। और यूरेनियम ना हो, आप थोरियम से काम चलाइए, आपको ये सब पहले से सोचना चाहिए था। रिएक्टर बनते हैं थोरियम से। मद्रास में उसके ऊपर काम हो रहा है, कल्पाकम में उसके ऊपर ही काम हो रहा है। लेकिन अगर आप जो न्यूट्रॉन्स हैं निकल रहे हैं उसमें, वो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, और वो फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन डैमेज। ओके, जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं वो जो यूरेनियम से निकल रहे हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट से निकल रहे हैं, वो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा, उसकी टेक्नोलॉजी तो डेवलप की हुई थी, छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाए थे। भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर में यूरेनियम की आपूर्ति को लेकर तो 1980 में ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी की लगातार बात होती थी, अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन, उस समय भी समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी कि यूरेनियम की आपूर्ति जो है वहां राष्ट्रपति के चाहने के बावजूद जो है, देखिए, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कंजर्वेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड जैसे आप सोलर फोटोवोल्टेइक बना रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देयर हैज टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एटॉमिक एनर्जी जो है वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना वो ज़रूरी भी है, क्योंकि परसेंटेज जो आपके पास, आपके सारे पूरे कंट्री में पावर की शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज को पूरा कैसे कर सकते हैं जब तक आप मिक्स नहीं सबका लगाएं। और मिक्स में समय कम है, दिलीप जी इसी पे आते हैं कि अगर मान लीजिए अभी एक तरफ तो MTCR की सदस्यता लगभग तय हो चुकी है, लेकिन NSC के बारे में आप क्या मानते हैं कि सदस्यता मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो क्या फिर होगा? देखिए, मेरा मानना है कि सदस्यता मिल जाए तो अच्छी बात है, न मिले तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें। सबसे अहम बात यह है कि हम कितना आत्मनिर्भर हो पाते हैं अनुसंधान के मामले में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमने अपना रिसर्च और अपनी टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करने में कमजोरी रही है हमारी। श्रीनिवासन साहब, ये बताइए कि ये सोल में जो NSC की मीटिंग होने जा रही है एक सप्ताह बाद, भारत को मेंबरशिप NSC का मिलता है नहीं मिलता है, किस हद तक आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम उससे प्रभावित होगा? Well, you see, whether India becomes a member of the nuclear suppliers group or not, it will have no effect on India's pursuit of its nuclear power program. But I would say that India is eminently qualified to become a member of the nuclear suppliers group, because we are amongst one of the 10 or so most advanced countries in nuclear technology. We are building our own nuclear power stations, we make our own nuclear fuel, we reprocess the spent fuel, and we make all the equipment required for nuclear power stations in India. And we have not in at any point of time assisted in nuclear proliferation. That is, we have not passed on nuclear technology to other countries, which could enable them to divert the cooperation into non-peaceful applications. So India is fully
justified in expecting membership of the nuclear suppliers group. But if, because of the interplay of international forces, it doesn't happen, India will continue to build nuclear power stations and develop nuclear power as we have been planning to do hitherto. Dr. Srinivasan, very fine, but if you say that there will be no impact on the nuclear programs of the country, then why so much of hullabaloo and international lobbying for getting into it? Well, I'll tell you how it is. We already have, we have been building our own nuclear power stations using our own Indian technology. That is number one. Number two, we are having a cooperation with Russia. They have built, in cooperation with us, 2 reactors in Kudankulam. 2 more are being started for construction, and another 2 more are being planned. So the cooperation with Russia will continue, notwithstanding what happens on the NSG front. Similarly, France and the United States are quite keen to sell reactors to India, and we've been holding discussions with them. Those agreements, if and when they are entered into, will not have any condition that we should become members of the NSG. But we think we are rightfully entitled to membership simply because we are an advanced nuclear supplier nation potentially ourselves. In fact, we could export nuclear reactors even at this point of time. But it is only the politics of some countries which seem to want to block India's entry into the NSG. So we'll have to see how that politics works out. Dr. Srinivasan, you have been hammering one point that India is eminently qualified to be a member. Very fine, India is eminently qualified, and you are saying that we are getting cooperation from Russia also, but why to depend on cooperation from other countries only? What about the indigenous technology, indigenous inventions and innovations? To what extent our scientists have been able to develop technology, and why so much of dependence on foreign powers, foreign countries? Yeah, well, there is a mistaken impression that we are dependent on foreign countries. Please understand, now we are already having 21 reactors in operation in this country, and of those 16 reactors have been designed and built in India, and 4 more of those reactors built in India are under construction. We are about to take up work on another 10 such reactors of our own design. So that is one aspect of the situation. The second is India's requirements of nuclear energy are so large that we would also like to increase the rate at which nuclear power station building goes on in India. And for that reason, we have been having cooperation with Russia so far, and that cooperation is going to grow. And France and US also are keen on having cooperation with us. So it is in order to increase the nuclear power capacity quickly, because nuclear power does not produce any carbon into the atmosphere. समय की कमी के कारण आपको रुकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और विचार हमारे साथ साझा किए, और आप सभी मेहमानों को धन्यवाद। दिलीप जी, श्रीवास्तव साहब और मिश्रा जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी आशावादी नोट के साथ खत्म करेंगे कि जैसा बता रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवासन कि भारत की अपनी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें भारत को सदस्यता मिलती है या नहीं मिलती है। भारत आत्मनिर्भर है, आत्म सक्षम है, और इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।